नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय सिंह आज आपके समक्ष भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था का सर्वोच्च पद, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसमें भारत का राष्ट्रपति चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें आपका भी रिवीजन होगा और मेरा भी रिवीजन होगा। तो चूँकि मैं ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करूँगा, वाइट बोर्ड मार्कर का यूज नहीं करूँगा, मैं बस एक रिवीजन के तौर पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसमें आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन करिएगा, अदरवाइज आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं। कानों में ईयरफोन लगाकर सुने या स्पीकर से सुने, आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी मुझे उम्मीद होगी और उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये बिंदु आता है कि राष्ट्रपति क्या है भारत में। तो देखिए, शासन व्यवस्था पहले बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसका उदाहरण अमेरिका में आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या चलता है? संसदात्मक व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है। फिर बात आती है कि सर ये कहीं से ली गई है ना, हमारा पूरा संविधान कई देशों से लिया गया है, इसी वजह से बहुत ही सुगम, सरल, लचीला और बहुत विस्तृत व विशाल संविधान है हमारा। ये संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। बात समझ गए? अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था दोनों में कुछ भेद होता होगा, बिल्कुल होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है, इसमें पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका को हम लोग लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, हिंदी में एक और नाम दे सकते हैं व्यवस्थापिका। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोरिलेशन होता है, बहुत ही डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के प्रति, बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। इसको मैं और क्लियर करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, शक्तियों का पृथक्करण, वहां आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में गहरा संबंध होता है। ये होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है, एक ही कार्यपालिका होती है। इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था की तरह विभेद नहीं कर सकते हैं कि ये कार्यपालिका है, ये व्यवस्थापिका है, ठीक है। इसके बाद अभी हमने राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचे। अब मैंने अभी संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो बिंदु बताए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब जो ये कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। अगर आपको जो कुछ नया मिल रहा है वो नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। कार्यपालिका भी दो प्रकार की है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र वाली कार्यपालिका। अब यहां आप समझिए सीरियस होकर, जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है आप जानते हैं? उसका प्रधान है प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र वाली कार्यपालिका है उसका प्रधान हमारे यहाँ कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ आपके दिमाग में कुछ उधेड़ बुन आ रही होगी, कुछ ये भी आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई सेंसलेस वाली टॉक है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, भारत में नाम मात्र वाली कार्यपालिका के प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति। असलियत जो रियल पावर है वो आप भी जानते हैं, वो किसके पास है? प्रधानमंत्री कार्यपालिका के पास, और वो कार्यात्मक कार्यपालिका है। तो भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है, लेकिन नाम मात्र वाली कार्यपालिका का।
इज दैट क्लियर? बाकी आप आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। कार्यपालिका के बारे में जब आऊंगा वहां तो चर्चा करूंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक, अब तो राष्ट्रपति आप समझ गए कि भारत में राष्ट्रपति किस पोजीशन पर है सर्वोच्च पद। बगैर उसके सिग्नेचर के कोई बिल, कोई दस्तावेज, कोई भी एमओयू एमओएम कोई भी वेरीफाइड नहीं होंगे, कोई लीगल नहीं माने जाएंगे। लेकिन बाकी आप कहानी अंदर की समझ रहे हैं व्यवहारिक रूप में क्या दशा है। अब हमने पृष्ठभूमि तैयार कर ली है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है या उसकी वैल्यू क्या है। अब आगे चर्चा आती है कि संविधान में इसका उल्लेख कहां पर है। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होगा। फिर ये जनरल सी बात है, कोई बहुत विशेष नहीं, तो इस पे ज्यादा चर्चा करना मैं उचित नहीं समझ रहा। इसके बाद राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। भाई मैं बन सकता हूं, आप बन सकते हैं, या कोई और बन सकता है। कौन बन सकता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं, जैसे एक सांसद की योग्यताएं होती हैं वैसे ही लगभग मिलती हुई राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे भारत का निवासी हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर वनडे एग्जाम, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक। चौथा है लाभ के पद पर ना हो और दिवालिया घोषित ना हुआ हो किसी मामले में। अब लाभ के पद पर ना हो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री रहा है इससे पहले, उपराष्ट्रपति है या विधायक है, सांसद है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, या कोई केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो ये पद लाभ के पद पर नहीं आते हैं, इनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप कोई आईएएस अधिकारी है या लाभ का पद है, आपको पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप चुनाव में आ सकते हैं। अब उसके लिए सदस्यता पहले लेनी पड़ती है, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होने चाहिए आप। इज दैट क्लियर? ये एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने की। तो हमने बताया राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है संविधान में, राष्ट्रपति बन कौन सकता है। अब राष्ट्रपति बन कौन सकता है ये तो सर क्लियर, राष्ट्रपति बन कैसे सकता है ये पॉइंट बताइए। राष्ट्रपति बन कैसे सकता है यानी राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है, समझ रहे हैं आप? राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति यानी निर्वाचन पद्धति जिसको कहते हैं। तो ये आर्टिकल आई थिंक 55, आर्टिकल 55 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम, हाउ अ पर्सन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, तो वो पद्धति है, ध्यान से सुनिएगा, एकल हस्तांतरणीय गुप्त आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये कौन से सर सिस्टम बता रहे हैं चुनाव का? ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विशेषता है प्रयोग किया जाता है, और इसका उल्लेख है भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में। ये होती क्या है सर, समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ। देखिए, भारत में चुनाव की 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? एक है फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, यानी अग्रदाही विजेता। इसका क्या मतलब सर? जो सबसे ज्यादा मत पाया वो विजेता हो गया। जैसे आम चुनाव में होता है, जैसे लोकसभा चुनाव में होता है, ग्राम पंचायत में, सरपंच में, हर चुनाव में लगभग यही होता है, जो ज्यादा मत पाया वो विजेता हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है
एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली में या एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय में क्या होता है, इसमें जो मत दिया जाता है वो वरीयता क्रम में दिया जाता है, यानी प्रेफरेंस बेसिस पर मत दिए जाते हैं। प्रेफरेंस बेसिस क्या होता है, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, सपोज दैट आपको एक्टर्स का चुनाव करना है, 3 एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना है, मुकेश खन्ना है। अब आपको पसंद तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो आपने कहा मुझे अमिताभ बच्चन ज्यादा पसंद है, उसके बाद मुकेश खन्ना, उसके बाद राजेश खन्ना। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाया ना, वरीयता क्रम में चुनाव दिया। यही है वरीयता क्रम यहाँ राष्ट्रपति में। 3 4 5 इतने लोग खड़े होते हैं, आपको देना वोट सबको है, लेकिन टॉप पे जिसको देंगे उसको प्रियोरिटी मानी जाती है। दिस इज प्रेफरेंस बेसिस इलेक्शन। इज दैट क्लियर? यस, वरीयता क्रम में दिया जाता है। अभी मैंने एक शब्द पहले प्रयोग किया 2 नामों से, एकल हस्तांतरणीय गुप्त अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। पहली चीज गुप्त, यानी ये सीक्रेट दिए जाते हैं, ये ओपन नहीं किए जाते हैं कि हमने किसको वोट दिया, कैसे दिया, कोई मतलब नहीं, किसी को नहीं बताना है। दूसरी चीज एकल हस्तांतरणीय और एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय को ही एकल हस्तांतरणीय भी कहते हैं। अब हस्तांतरणीय कैसे कहते हैं, देखिए, ये तो संक्रमणीय की हमने बात कर ली। अब हस्तांतरणीय क्या होता है, सपोज दैट कोई ऐसा पर्सन जो एक निश्चित कोटा, यानी ऐसा पर्सन मतलब कैंडिडेट जो निश्चित मत या निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसके जो मत होते हैं वो हस्तांतरण कर दिए जाते हैं अन्य कैंडिडेट्स में और अन्य उम्मीदवारों में, उसके वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस वजह से एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली का नाम एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली भी रखा गया है। आई होप ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली जो राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है ये आपको क्लियर हो गया। तो आपने समझा भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, कैसे बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति किस पद्धति से राष्ट्रपति बन सकता है। अब एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा आपसे, इसके बाद का फिर अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। भाई साहब, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, अब उम्मीदवार बन कौन सकता है, सपोज दैट मैं लड़ सकता हूँ, मैं सांसद भी हूँ, मेरे पास योग्यताएं हैं, तो अब कौन सांसद चुनाव लड़ेगा ये बात आती है। भाई 545 है, सब चाहते हैं राष्ट्रपति बन जाए, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे ही नाम से सारे काम हो। इसके लिए भी उम्मीदवार वही व्यक्ति बनेगा जिस व्यक्ति के 50 सांसद या संसद सदस्य, अब संसद सदस्य राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, अनुमोदक होने चाहिए और 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। पहला पॉइंट, यानी 50 लोगों ने उसको अनुमोदित किया है और 50 लोग इस प्रपोजल के प्रस्तावक हैं कि हाँ फला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा। ये बात समझ गए? ये 100 लोग बन गए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी हिस्सा लेंगे या अब लेंगे या लेना चाहिए या होने चाहिए। सपोज दैट अब मान लीजिए 100 आदमी ऐसे थे जिन्होंने प्रस्तावक और अनुमोदक का काम किया, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो भाग नहीं लेना चाहते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वो 100 के 100 पूरे निर्वाचक मंडल में होने चाहिए, 100 के 100 कैंडिडेट वोट डालेंगे जाके। क्लियर? अब दूसरी चीज, ये 100 कैंडिडेट जो हैं, मतलब कैंडिडेट ने 100 जो सांसद सदस्य हैं जिन्होंने प्रस्तावक और अनुमोदक की भूमिका निभाई है, ये किसी अन्य कैंडिडेट के अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं, ये भी उल्लेख किया गया है। समझ गए आप बात? तो किसी अन्य के अनुमोदक या प्रस्तावक ये नहीं बन सकते हैं। तो ये तरीका है कि उम्मीदवार कौन बन सकता है। मैंने आज आपसे 5 बिंदु चर्चा की। राष्ट्रपति है क्या, यानी वैल्यू क्या है राष्ट्रपति की, कौन बन सकता है यानी योग्यता क्या है, किस पद्धति से बन सकता है अर्थात निर्वाचक पद्धति आर्टिकल 55, योग्यता आर्टिकल 58,
और एक और पॉइंट डिस्कस किया था, राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 52। और फिफ्थ ये है कि कैंडिडेट कौन बन सकता है, उम्मीदवार बन कौन सकता है, तो उसके लिए अनुमोदक प्रस्तावक वाली बात। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आएगा जो, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। यानी निर्वाचन की पद्धति तो हमने चर्चा कर ली, निर्वाचक मंडल के बारे में अब चर्चा करेंगे, यानी वोट कौन कौन डालने जाएगा। दूसरी बात इस पे और चर्चा करेंगे कि विधायक और सांसद का मत मूल्य क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद अन्य टॉपिक्स हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग छोटे छोटे खंडों में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।